हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम देख लेते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपीय। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्योंकि अब यूरोपीय आना शुरू कर देते हैं तो ये भी आपको कारण पता होनी चाहिए कि क्यों यूरोपीय बार बार यहाँ पे आ रहे हैं। ये भी आपको पता होनी चाहिए, यही हम इसमें देख लेंगे। तो लेक्चर थोड़ा बड़ी हो रही होगी, लेकिन आप लोग लेक्चर का टेंशन ना लें। अगर आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है और साथ में चीज़ों को समझना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके बाद आपको ये समझिए कि दिमाग डेवलप करने के लिए टाइम लगेगा। ये चीज़ें बार बार नहीं मिलेंगी। एक बार लेकिन पढ़ लिया आपको तो फिर कहीं पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो फैक्चुअल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल मैं सभी चीज़ों को इसमें आपको दे दूंगा। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये हम देख लेते हैं इसमें, और उसके बाद हम देखेंगे अपने दूसरे लेक्चर में बाकी चीज़ें जो होंगी, कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे शासन एस्टेब्लिश करते हैं, कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो पहला कारण है भारत और यूरोपीय देशों के बीच में व्यापार में रुकावट आ जाती है। तो ये अब थोड़ा सा आपको मैप के अनुसार देखना पड़ेगा। ये ट्रेड रूट है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। जो भारत से व्यापार होता था तो ये पहले लैंड वाले इलाकों से होता था, ऐसे ऐसे आप देखिएगा कि लाल सागर से होके ऐसे, और फिर यहाँ पे रोमन एम्पायर था। रोमन एम्पायर का भी समाप्ति हो जाता है समझिए, और पूरी तरह से जब मुस्लिमों का उदय होगा, और मुस्लिम में भी मतलब फर्दर जो ये समझिए कि आप एक वंश लेके चल सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे राशिदुन आएंगे, उसके बाद उमैदस आते हैं, उसके बाद अब्बासी आते हैं इस इलाकों में, उसके बाद आप देखेंगे कि ऑटोमन्स आते हैं। तो 1500 के ईस्वी के आसपास आप समझिए कि ऑटोमन्स आते हैं, और अब्बासी जो रहते हैं ये 712 से लेके कम से कम ये 1200 तक चलते हैं। तो अब्बासियों के टाइम तक तो यूरोपीय को कोई दिक्कत नहीं होता है, और यूरोपीय को उस टाइम उतना मतलब भी नहीं रहता है। अब 1400 के बाद आप देखेंगे रेनेसांस आता है यूरोप में, मतलब पुनर्जागरण होता है। उसके बाद ये ट्रेड रूट है ये भी ब्लॉक हो जाता है। ये ट्रेड रूट जो है, और पहले नाव से व्यवहार होता नहीं था कि इतना लंबा कि आप नाव लेके आ सके यहाँ पे और पूरी तरह से ऐसे। तो यही होता है, यहाँ पे ऑटोमन्स कब्जा कर लेते हैं और पूरी तरह से यहाँ पे, और देखिएगा कि अरबी, और यहाँ पे देखिएगा कि मुस्लिमों और जो यूरोपियन रहते हैं, ईसाई धर्म रहता है वहाँ पे, इन दोनों में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। हाँ, रोमन्स को ये तो समाप्त कर देंगे मुस्लिम एम्पायर, तो इन लोगों में हमेशा दुश्मनी बना रहता है। और क्या करते हैं कि ये लोग पूरी तरह से यहाँ का ट्रेड ब्लॉक कर देते हैं, इस वजह से ये आ नहीं पाते हैं भारतीय से व्यापार करने। और वही होता है फिर वहाँ पे पुनर्जागरण होता है तो व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आने लगती है, नया नया कंपनी बैठने लगता है, प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, प्रोडक्शन शुरू होता है, और सामान बेचना ही आपको, और रॉ मटेरियल आपको चाहिए। और रॉ मटेरियल कौन देगा? इधर भारत से रॉ मटेरियल जाता था हमेशा से, तो रॉ मटेरियल भी नहीं मिल रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी बिक नहीं पा रहा है। तब ये लोग, वहाँ का जो राजा रहता है वो नया नया फिर रास्ता तलाशने के लिए बोलता है, और फिर यूरोपीय कंपनियां यहाँ पे नया रास्ता तलाशने के लिए आती हैं, और वही फिर रास्ता खोजा जाता है ये भारत तरफ आने का। लैंड से तो उनको पता ही था आने का, आप समझिए कि सी रूट से कैसे आया जा सकता है, तो यही रूट ढूंढा जाता है। और यहाँ पे फिर भारत में आके इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, इन सब से भी व्यापार जरूरी था, और इधर चीन से भी व्यापार जरूरी था। इस वजह से व्यापारी मतलब रास्तों का खोज होना शुरू होता और यूरोपीय आना शुरू करते हैं। पहले इनका व्यापार बीच से चलते रहता था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑटोमन जब कब्जा कर लेते हैं तो आने नहीं देते हैं इनको फिर इधर। तो ये आपने समझा, ट्रेड में उनके दिक्कत होता है, मतलब उनके रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो फिर नया रूट ढूंढना पड़ता है। तो फिर वो बहुत सारे व्यापारिक कंपनी यहाँ पे आना शुरू होते हैं। और दूसरा है कि यूरोपीय द्वारा नई भौगोलिक खोजों की शुरुआत होती है। अब यूरोपीय द्वारा वहाँ पे पूंजीवाद सबसे पहले आता है। समझिए पूंजीवाद मतलब कि अब जो आज आप व्यवस्था देखते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, मतलब पूरा जो यूरोपियन वेस्टर्न कंट्री है, समझिए पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। और दूसरा होता है साम्यवाद, सोशलिस्ट, और हमने अपनाया है मिक्स्ड, तो वो इकोनॉमी का टाइप ऑफ इकोनॉमी। और चौथा भी होता है कम्युनिस्ट, जिसे साम्यवाद बोलते हैं, तो वो चीन का है। तो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होता है पूंजीवाद, वही शुरुआत वहाँ पे होता है यूरोप में, और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन शुरू होता है। तो आपको बेचने के लिए लोग भी तो चाहिए, और फिर लोग चाहिए तो लोग आपको जनसंख्या कहाँ पे मिलेगी? तो यूरोप में आज भी जनसंख्या कम है, पहले तो बहुत कम जनसंख्या थी, तो अब प्रोडक्ट को बेचना है तो कहाँ बेचिएगा? इस वजह से वो लोग फिर नया नया भौगोलिक खोज करते हैं, और पुनर्जागरण की वजह से उनमें विलासिता की तो इच्छा पूरी तरह से भर गई थी। और विलासिता फिर कैसे होगी, मतलब अच्छा जिंदगी कैसे बिता सकते हैं? आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, पैसा आए तो फिर अच्छा जिंदगी बिता सकते हैं। आज भी वो अच्छा जिंदगी हमसे बिताते हैं। तो समझिए आज भी हम जितना कमाते हैं उनसे वो 20 ज़्यादा गुना कमाते हैं, और ज़्यादा रिसोर्स, 20-30 गुना ज़्यादा रिसोर्स हमसे उपयोग आज भी करते हैं, और पहले भी वो करते थे। तो प्रोडक्ट को मतलब बेचने के लिए फिर नया नया भौगोलिक खोज शुरू होता है। और फिर देखिएगा उसमें चीन को भी पता तो पहले से था, लेकिन मतलब नया रास्ता खोजा गया इनको सामानों को बेचने के लिए, फिर सामानों को खरीदने के लिए। और फिर अगला जो कारण बनता है पूर्व की बेशुमार धन संपदा समृद्धि
की कहानियाँ यूरोपियों की लालसा में वृद्धि हुई। तो अब पूर्व भी तो कम अमीर नहीं था, ये लोग तो अभी नया नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके कमाएंगे, लेकिन हम लोग खेती से और व्यापार से इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पे पूर्व के लोग कमाए थे कि मत सोचिए। तो वर्ल्ड में देखिएगा तो हमेशा से चीन की इकोनॉमी 1 पे रही है, और वर्ल्ड में हमेशा से 2 पे इकोनॉमी आप देखिएगा तो इंडिया की रही है। 15वीं 16वीं सदी के बाद हमारा जो इकोनॉमी है वो नीचे चला जाता है। जब ब्रिटिश आते हैं तो पूरा लूट के लेके चले जाते हैं, और चाइना को भी लूट के लेके चले जाते हैं। तो चाइना भी नीचे चला जाता है और इंडिया भी नीचे चला जाता है। लेकिन फिर हम अपना शासन स्थापित किया है, तो फिर से चाइना भी 1 पे समझिए तो पीपीपी पे पहुंच ही गया, और इंडिया 3 पे है अगर पीपीपी पे देखेंगे तो परचेजिंग पावर पैरिटी पे। लेकिन जीडीपी पे हम 5 नंबर पे हैं और चाइना 2 नंबर पे है। लेकिन हम कुछ दिन में फिर से 1 पे चाइना आएगा ही और 2 पे इंडिया आ जाएगा। तो ये चीज़ें थी। तो हमेशा से धन संपदा हमारे पास रही है इंडिया और चाइना के पास, और यही देख के लालसा वो लोग आते हैं यहाँ पे पैसा के लिए। और भारत पे आप देख रहे हैं कि शुरू से ही आक्रमण हो रहा है। तो जब अरबी आते हैं तो वो भी धन संपत्ति लेके उधर युद्ध करने के लिए ही आते थे, और वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन नहीं होता था। तो यूरोप में भी कुछ नहीं होता था। 12वीं सदी के पहले देखिएगा तो यूरोप में कुछ खास होता नहीं था। वहाँ पे भी चर्च का शासन था, चर्च जो बोलता था वही मानता था लोग। अगर वो बोले कि दिन को नहीं, दिन ये नहीं है, ये रात है, तो वो रात मानना ही। आपको नहीं मानिएगा तो फिर फांसी पे लटका दिया जाता था। ऐसा था वहाँ पे। ये भी बोला जाता था कि चर्च बोल दे पृथ्वी फ्लैट है तो फ्लैट मानना ही है आपको। ये चीज़ें चलती थी। तो वो पूरी तरह से अंधकार में ढुके हुए थे। और जब रेनेसांस आता है, जब पुनर्जागरण होता है, लोग तर्क का उपयोग करने लगते हैं, फिर जाके ये सब चीज़ें समझ में आती है। चर्च का शासन धीरे धीरे कम किया जाता है। आज भी चर्च का शासन वहाँ पे है। चर्च की बातों को लोग भगवान की तरह मानते हैं। तो ये चीज़ें पूरी तरह से संपत्ति देखते हैं यहाँ पे और व्यापार करने आते हैं। और व्यापार करिएगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो ज़िंदगी अच्छी होगी। ये चीज़ें करने ये लोग आते हैं। और चौथा है कि जो क्रिश्चियन धर्म है उसको प्रमोट करने ये लोग आते हैं, समझ। तो अब देख ही रहे हैं कि अरबी अपना धर्म फैला रहे हैं, मुस्लिम जितना है वो अपना धर्म फैलाते हैं, तुर्की भी फैलाते हैं, और उधर क्रिश्चियन है वो अपना धर्म फैलाना चाहते हैं। तो धर्म फैलाने भी आते हैं। धर्म देखिएगा तो पुर्तगाली भी बहुत कन्वर्ट कराते हैं, अंग्रेज भी करवाते हैं, डच भी करवाते हैं, फ्रांसीसी भी करवाते हैं। तो इनका 2 मकसद रहता है, पैसा कमाओ और क्रिश्चियन धर्म को फैलाओ। फिर ये धर्म को फैलाते भी हैं, वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू होगा जब देखिएगा तो। लेकिन कोई वहाँ पे प्रोटेक्ट करने वाला नहीं था, कोई भी युद्ध करने वाला दिख नहीं रहा था। और जब शाहजहाँ का शासनकाल था तो उस टाइम पुर्तगाली पूरा तरह से कन्वर्ट करा रहे थे क्रिश्चियन में, लेकिन शाहजहाँ व्यस्त था उधर ताजमहल बनाने में। तो ये चीज़ें उस टाइम चल रही थी। तो ये धर्म को फैलाने भी आते हैं। और जो राजा रहता है वो कंपनी को ये काम दे के ही भेजता है कि ये काम आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी में करानी। और अगला कारण है कि पुनर्जागरण और पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, औद्योगिक क्रांति होती है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी धीरे धीरे शुरू हो जाती है 15वीं 16वीं सदी में। उससे पहले मतलब शुरू तो हो गई रहती है, लेकिन पीक पे पहुंचती है 15वीं और 16वीं सदी में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है तो अब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगते हैं। अब कंपनी आती है, मशीनें आती हैं, और मशीन से जल्दी जल्दी चीज़ें बनाई जाने लगती है। और उसके लिए आपको कच्चा माल भी तो चाहिए, प्रोडक्शन करना है। कपड़ा कहीं आपको प्रोडक्शन करना है। तो आप देख रहे हैं कि रेशम चीन से ही जाएगा। और जितने भी नील का व्यापार आप देखते हैं, तो नील के बारे में भी बताऊंगा कि नील का खेती होता है जिससे कलर करते हैं वो लोग यूरोपीय कपड़े पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिर ये सब प्रोडक्ट कहाँ से जाएगा, आपको फिर यहीं से ले जाना पड़ेगा, जो कि इंडिया है, इधर जितने भी साउथ ईस्ट नेशन कंट्री है, यहीं से जाएगा आपको। तो इसलिए भी इनको ज़रूरत पड़ती है। और फिर जब प्रोडक्शन होगा वस्तुओं का तो वो बेचिएगा कहाँ, बेचने के लिए भी तो लोग चाहिए। तो लोग के लिए अफ्रीका में बेचते हैं वो लोग, फिर आके इंडिया में, चाइना में, उधर सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ये श्रीलंका, ये सब उस टाइम नाम कुछ अलग अलग थे, लेकिन ये सब देश था। तो समझिए कि यहीं बेचना है आपको, और बेचना है तो फिर ये लोग आते हैं। पूंजीवाद में यही होता है, खुली इकोनॉमी होती है और लोग वहाँ पे फायदा के लिए कुछ भी किया जाता है। तो वही चीज़ें होती है। शुरू पुनर्जागरण होता है, उसके बाद ये लोग पूरी तरह से विलासिता में डूब जाता है यूरोप। और वही विलासिता आपको मिलेगा, वर्ल्ड वार 1 भी होगा, वर्ल्ड वार 2 भी होगा, वही विलासिता की वजह से। जितना लोग चाहेगा कि टेरिटरी हो उसको जीते हैं, जितना मतलब बगल का है उसको कॉलोनी हम बना लें, कंट्री जहाँ जहाँ दिख रही है। और फिर ये लोग 2 विश्व युद्ध में खुद ही में डूबता है लोग, और लगभग समझिए कि करोड़ों करोड़ों लोगों की वहाँ पे मृत्यु होती है। तो ये होता है। और फिर अगला जो कारण है, व्यापार क्षेत्र में इटली का एकाधिकार भी तोड़ना चाहते थे। तो इटली शुरू से मतलब सुपीरियर रहता है, और इटली में पुनर्जागरण सबसे पहले होता है। और इटली के लोग जब पहुँच, तो जब पुरानी व्यवस्था चर्च का देखते हैं ये लोग, चर्च जैसे बोलती है वैसे करना है। जब तो बोलते हैं लोग ये तुम क्या कर रहे हो इसमें, तो बोलता था लोग ये चर्च ने बोला है ऐसा करने के लिए। फिर मतलब पुनर्जागरण यहाँ पे अब ये तर्क के साथ कोई भी काम करते थे इटली वाले। तो इटली का व्यापार में सबसे पहले से एकाधिकार रहता है। और इटली में समझिए कि रोमन एम्पायर यहाँ से उत्पन्न
हुआ रहता है और रोमन एम्पायर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव में बनाया रहता है और इधर व्यापार पे भी इनका रोमन एम्पायर का कब्जा रहता है रोमनों का, मतलब रोमन सुपीरियर रहते हैं इन लोगों से। उधर साइड तो आप देखिएगा तो वो लोग अभी जनजाति का जीवन जी रहे थे कुछ दिन तक, 1000 ईस्वी तक आप देखिएगा जनजाति का जीवन जिया है यूरोप। बाद में यूरोप सबसे सुपीरियर अपने आप को बोलता है। उससे पहले हमारे आज से देखिएगा 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता आ चुकी है और उतना हमने अच्छा जो है वो समझिए कि टाउन प्लानिंग कर चुके हैं हम। उस टाइम तो वहाँ पे जीवन भी नहीं था, यूरोप में जीवन नहीं था और उस टाइम आप देखिएगा 1800 साल पहले जीवन शुरू होता है। वो तो ठंडा इलाका रहता है, वो बहुत बुरी तरह से जिंदगी अपना जीते थे, ना नहाना ना कुछ भी करना, वैसे उनकी जिंदगी थी। और इटली यहाँ पे मतलब व्यापार पे इन्हीं का एक अधिकार रहता है। अफ्रीका, इंडिया, चारों तरफ से इटली का एक अधिकार रहता है, ये व्यापार करते रहते हैं। और फिर जो कंट्री और होती हैं वो चाहती हैं व्यापार पे एक अधिकार को तोड़ना है। उसके बाद भौगोलिक खोज की शुरुआत होती है। उसके बाद आप देखिएगा कि ये नीचे से ऐसे पुर्तगाल आएगा, फिर उसमें डच भी आएंगे, फ्रांसीसी भी आएंगे, अंग्रेज भी आएंगे और फिर ये लोग व्यापार में होड़ मचाएंगे और युद्ध भी बहुत ज़्यादा करेंगे। अपने में ही युद्ध बहुत ज़्यादा चलेगा। इधर देखिएगा तो इधर युद्ध चलते रहेगा इनका कंटिन्यू, समुद्र में भी। उसके बाद ये लोग इंडिया के लैंड पे भी लड़ेंगे युद्ध और जो यहाँ के राजा रहते हैं वो बेखबर रहते हैं, अपने भूमि पे युद्ध करने देते हैं इन लोगों को। तो ये व्यवस्था चलेगी और लाभदायक, बहुत लाभदायक इनका व्यापार होता है। ये भी कारण रहता है कि लाभदायक व्यापार है तभी तो आना चाहते हैं ये लोग। वास्को डी गामा आता है तो वो जब व्यापार करके यहाँ से जाता है तो जमोरिन राजा रहता है यहाँ का, जमोरिन बहुत अच्छे से स्वागत करता है और जब वो प्रोडक्ट को ले जाता है मसाले को वहाँ यहाँ से और वो मसाले को जब यूरोप में बेचता है तो उसको 60 गुने का फायदा होता है। तो 60 गुना अपने आप में बहुत लंबा प्रॉफिट है किसी भी वस्तु के लिए। इसको देख के फिर यूरोपीय के मन में इच्छा जगती है कि व्यापार बहुत ही फायदेमंद है तो यहाँ से ले जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि मसाला जो स्पाइसेस थी तो यूरोप में मसाले की बहुत ज़्यादा मांग थी। मसाला वहाँ पे अब समझिए कि वो लोग तो ठंडे इलाके में रहते हैं और ठंडे इलाके में वो लोग मांसों का ज़्यादा सेवन करते हैं और मांस अभी भी वो लोग सेवन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा समझिए कि गाय का मांस वही लोग खाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि गाय पे राजनीति किया जाता है, लेकिन वो सब अलग बात है। तो वो राजनीति में लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है। तो समझिए अभी 5000 गाय की मृत्यु हो रही है गुजरात में, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। 7 दिन बाद मिनिस्टर पहुंचते हैं और उनको पता चलता है कि हाँ मृत्यु हो रही है गायों की, तो उस पर राजनीति करने के लिए सही है। लेकिन समझिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे खाया जाता है और मांस मतलब सबसे ज़्यादा, तो आपको मसाले की ज़रूरत पड़ेगी। मसाले की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे क्या करना होगा, और मसाला मिलेगा आपको इंडिया वाले इलाकों से। और मसाले की बहुत ज़्यादा मांग थी क्योंकि वो लोग मांस खाते थे, मांस ऐसे तो खाएंगे। और जब मांस में स्पाइसेस डलता है मसाला तो वो बहुत स्वादिष्ट हो जाता था। और मसाला समझिए सोने के भाव में वहाँ पे लोग खरीदने के लिए, पैसा देने के लिए तैयार थे। तो इस वजह से भी मसाले का व्यापार सबसे ज़्यादा यहाँ से करता है लोग। और ये जो व्यापार रहता है सबसे लाभदायक व्यापार में सिद्ध होता है। इस वजह से भी यूरोपीय सभी आने लगते हैं मसाले के व्यापार के लिए। और बाद में कॉटन का भी व्यापार होगा। मतलब बाद में तो इनको धीरे धीरे कि हम ये भी वस्तुएं बेच सकते हैं ले जाके, फिर वो भी वस्तुएं बेच सकते हैं, सभी वस्तुओं को ले जाके बेचना शुरू कर देते। और अगला जो कारण है यूरोप में शांति व्यवस्था का ना होना। तो वहाँ पे तो पुनर्जागरण के टाइम अभी चर्च का शासन है, चर्च का शासन है तो वो इतनी जल्दी तो हार मानेगा नहीं। पुनर्जागरण मतलब तर्क के साथ बातों को करना। और वहाँ पे सबसे पहले अभी देखिएगा डेमोक्रेसी आना, किंग और जो पब्लिक है उसमें लड़ाई चल रही है, मध्य वर्ग उभर गया है। जब इंडस्ट्रियल रेगुलेशन हुआ है तो अब मध्य वर्ग आएगा ही जब इंडस्ट्रियल रेगुलेशन होगा। और मध्य वर्ग और समझिए जो ऊंचा वर्ग है उसमें लड़ाई चल रहा है, सबसे नीचे जो लेबर क्लास है उसमें लड़ाई चल रहा है। तो वहाँ पे शांति व्यवस्था थी नहीं। चर्च कभी भी किसी को उठा के वहाँ पे फांसी दिलवा देना है, लोगों को कटवा देना है, ऐसा चलता था। और आप देखेंगे कि 1789 में ही फ्रांस की क्रांति हुई है। फ्रांस की क्रांति हुई है तो उसमें आप देखिएगा कि किंग का जब विरोध किया जाता है तो वहाँ पे गिलोटिन पे रह के लगभग एक साथ हजारों लोगों को, 100 लोगों को ऐसे रख के कटवा दिया जाता था गिलोटिन पे। तो वहाँ पे शांति थी ही नहीं। और शांति के लिए फिर वहाँ से लोग भागते थे, यहाँ पे आओ, यहाँ पे रहो, व्यापार भी करो, फायदा भी होगा, शांति जीवन भी होगा। वहाँ पे शांति व्यवस्था फैली ही नहीं थी, वहाँ पे लड़ाई चली रही थी कंटिन्यू। तो आप देखेंगे ब्रिटेन की भी लड़ाई चली है, राजशाही और ब्रिटेन के लोगों के बीच। तो जाके वहाँ पे ब्रिटेन के राजा से धीरे धीरे पावर को लेके संसद को दिया गया है, तो वहाँ भी लड़ाई चली है। और इसी लड़ाई की वजह से देखेंगे कि अमेरिका में बहुत सारे लोग यूरोपीय जाके बस जाएंगे और उसको भी कॉलोनी बना लेंगे। जहाँ भी ये जाते थे तो व्यवस्था फैली रहती है, वहाँ पे ये लोग अपना कॉलोनी बना लेते थे। तो ये भी थी यूरोप में शांति व्यवस्था बिल्कुल नहीं, क्रांति हो रही थी, पब्लिक मारपीट अपने आप में कर रहे थे। तो ये वजह से फिर यूरोपीय आना शुरू करते हैं और व्यापार में इतना फायदा होता है कि फिर यहाँ पे ये कॉलोनी ही एस्टेब्लिश कर लेते हैं। और इनका शुरू में मन ये नहीं रहता कि यहाँ पे हम अपना कॉलोनी बनाएंगे, ये मेरे लिए आते हैं व्यापार करने। लेकिन ऐसी व्यवस्था
व्यवस्था फैली रहती है कि ये सोचते हैं कि टैक्स देने से अच्छा है अपना ही शासन स्थापित करो और पूरा टैक्स तुम ही वसूलो, व्यापार से अच्छा है यहाँ पे शासन करना। इतना मतलब अपने आप में लोग लड़ते रहते हैं। तो 200-300 साल बाद जाके देखेंगे आप ब्रिटेन पूरी तरह से कब्जा करता है, वो सिनेरियो ऐसा बन जाता है कि उसको कब्जा करना पड़ता है। तो शुरू में वो बस व्यापार करने आया था। ओके गाइज, थैंक यू। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।